एबीपी न्यूज पर आप लगातार हिस्सा बने हुए हैं हमारे शिखर सम्मेलन का और हमारी आज की थीम यही है कि बदलते भारत की बदलती तस्वीर है कैसी, इसमें चुनौतियां कैसी हैं और वो उपलब्धियां क्या हैं जिन पर हम नाज कर सकते हैं। राजनीतिक मेहमानों से हमने बात की, लेकिन हमारी ये चर्चा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि फिल्म जगत का जो बदलते भारत में योगदान है उसकी हम बात ना करें। जी हाँ, और हमारे साथ फिल्म जगत की ही दो मशहूर नामचीन हस्तियां इस वक्त मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। मेरे ठीक सामने बैठे हैं मशहूर फिल्मकार मधुर भंडारकर। अलग सोच रखते हैं, वो फिल्मों में परिलक्षित होती है और बदलते भारत की जब हम तस्वीर की बात करते हैं तो चाहे वो फैशन हो, पेज 3 हो, हीरोइन हो, ये तमाम फिल्में चांदनी बार हम कैसे भूल सकते हैं जो बिल्कुल एक अलग भारत पेश करती हैं। लोगों ने इन फिल्मों को स्वीकारा है, पसंद किया है और बेसब्री से मधुर जी के प्रोजेक्ट्स का इंतजार करते हैं। मधुर जी के साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान मीता वशिष्ठ, बेहतरीन अभिनेत्री हैं, एनएसडी की प्रोडक्ट रही हैं। इसके अलावा थिएटर हो, फिल्म्स हो, टेलीविजन हो, इस सब में काम किया है और इंडिपेंडेंट वुमेन की एक शानदार छवि इनकी रही है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी फिल्मकार मधुर भंडारकर और मीता वशिष्ठ को, और उनके साथ जो सेशन है उन्हें संभालेंगी मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। बदलते भारत की बदलती तस्वीर सिनेमा के माध्यम से कैसे लिखी जाती है और बदलते भारत में सिनेमा की भूमिका कितनी है, इसी विषय को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मधुर भंडारकर जी और मीता वशिष्ठ जी मंच पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में। मधुर, पहला सवाल मैं आपसे ही ले लेती हूँ। क्या भारत बदल रहा है और अगर हाँ तो उसमें सिनेमा की भूमिका कितनी है? नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली भारत बदल रहा है। खास करके मैं कहूँगा कि एक जो परिवर्तन आया है 2014 के बाद, और मेरे ख्याल से चीज़ें ज़रा एक मोमेंटम पकड़ा है इस देश में, जो थोड़ा पहले सुस्त था या मैं कहूँगा थोड़ा धीमी गति से चल रहा था, लेकिन पोस्ट 2014 एक गति पकड़ी है। लोगों ने इसका परिवर्तन देखा है, लोगों ने इसको महसूस किया है और आगे जो साल आएंगे डेफिनेटली इस पे भी इसका रिफ्लेक्शन जाएगा और लोग जो है एक अलग भारत देखने मिलेगा आपको, जो मैंने कहा ना, जैसे कि लोगों को महसूस होना शुरू हो गया। तो डेफिनेटली भारत बदल रहा है। भारत बदल रहा है। मीता, क्या आप सहमत हैं मधुर की बातों से? जी बिल्कुल, भारत तो बदल ही रहा है, माने इट्स नेवर अ कांस्टेंट। बदलाव आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? आई थिंक द बिगेस्ट बदलाव जो हुआ है वो ये हुआ है कि हम लोग जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स थी उससे हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं। हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर, पोइट्री, पेंटिंग, ड्रामा, उसकी सीमा बहुत उसकी स्पेस को बहुत सीमित कर दिया गया है। और अगर हम सोचते हैं कि सिनेमा हमारा नया मीडियम है और वो सबसे मॉडर्न मीडियम है, तो सिनेमा इज अ मॉडर्न मीडियम, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल मीडियम, एंड only in the country when there has been great literature, poetry, painting, performing arts, because cinema has also always taken from the classical and performing arts. सिनेमा ने अपनी जिसे कहते हैं अपनी गति और अपना कंटेंट हमेशा बाहर की दुनिया से हमारे उसके पास बाहर की जो दुनिया थी वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। जैसे स्कल्पचर से एक सेंस ऑफ फॉर्म आता है, क्लासिकल म्यूजिक से आपके बहुत मशहूर महान गाने हुए जिन्हें हम आज भी गुनगुना रहे हैं, क्लासिकल नृत्य से आपको कॉन्टेम्प्रेरी आजकल के लटके झटके भी वहीं से आए हैं। तो जब वो एक स्तर पे था हमने उसको ऊंचा बना के रखा था और उसकी गति को टेक्नोलॉजी की वजह से उसे सीमित और छोटा नहीं बना दिया था, तब तक हमारा सिनेमा भी बहुत उच्च कोटि का था, ऐसा जहाँ तक हमारी फिल्में एक्चुअली ऑस्कर वाले खुद बुलाते थे। पर जहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स की माने उसका अस्तित्व छोटा कर दे तो फिर सिनेमा भी छोटा ही होता जाएगा। और मुझे ये गम है और ये मुझे नज़र आ रहा है कि पिछले बहुत
कम से कम 30 सालों में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो स्पेस थी वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सीमित हो गई है। हम सब अपने अपने छोटे छोटे दायरों में अपनी अपनी टेक्नोलॉजी से पता नहीं किस आउटर स्पेस जीव जंतु से जुड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन अपने आसपास हम लोग नहीं किसी से जुड़ पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना समय है अपनी, जहाँ तक हम सोचते हैं हमारे पास समय ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। और परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए एक चिंतन मनन भी होता था, क्योंकि बिना चिंतन मनन के आप परफॉर्मिंग आर्ट्स कर ही नहीं सकते हैं। और सिनेमा जो था, सिनेमा इज अ साइंटिफिक मीडियम, इट नीड्स टेक्नोलॉजी, you know, but the content is human, the stories are human, and those come from great literature, poetry, painting, drama, music, storytelling, you know. आपकी जो बातें हैं उनमें से अगर एक लाइन में निकालूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप खुश दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको लग रहा है कि दुनिया सीमित हो गई है, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको एक मंच दिया है। वो एक कमरे में अगर कुछ परफॉर्म करते हैं तो देश के लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं, उसका फायदा भी तो है। देखिए, ये एक भ्रम है कि हर कोई परफॉर्मर है। यू नो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं डिजिटल से दुखी हूँ, बिल्कुल नहीं, बल्कि आई थिंक डिजिटल इज फैंटास्टिक बिकॉज अ लॉट ऑफ डिजिटल, बट डिजिटल और आपकी जो 35 mm में था उसमें ये फ़र्क है कि जहाँ तक 35 mm के प्रिंट्स आप अगले 100 साल तक देख सकते थे अगर वो ढंग से प्रिजर्व हैं, डिजिटल का आपको नहीं पता। डिजिटल हर 10, 5, 6 महीनों में ही बदलता जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। आपका जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी आपको समझ में नहीं आ रहा, और इसको अगर मैं 2 साल बाद देखना चाहूँगी तो कहाँ देखूँ, कैसे देखूँ, यू नो। सो टेक्नोलॉजी चेंजेस सो फास्ट बिकॉज इट इज सच अ कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट that, you know, to sell technology, that you are not in, it doesn't allow you to preserve content. The good thing about technology is we know what the good things are. We know what the good things are. I don't need to say them here. They're beneficial for science. They're also beneficial for preserving arts, many things like that. But also, while it has given people a voice, it has also given people an idea that anyone who can be in front of camera is an artist. And that is terrible. It's terrible for the person. It's terrible for the art. बदलते वक्त के साथ इस सोच को भी बदलनी चाहिए। नहीं, देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको आपका जो इच्छा है वो मरीज को ट्रीट करने की होनी चाहिए किसी भी हालत में। वो ये नहीं होनी चाहिए कि मैं टीवी पे सबसे मशहूर डॉक्टर माना जाऊं। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सो द डिजिटल मीडिया हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ डेस्परेट डिजायर फॉर फेम for people in professions where fame was not the part of that profession. Understand? There is a difference. This is a difference I'm trying to say कि उसने एक anxiety भी पैदा कर दी है, youth में एक anxiety पैदा कर दी कि मैं कुछ तो इस भीड़ में मेरा एक वीडियो हो तो वो देखे तो सही कोई। जबकि हम लोग तो बहुत फुर्सत में बड़े हुए थे। मैंने मोस्टली, आप लोग भी बहुत फुर्सत में बड़े हुए होंगे, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कुछ मोस्टली सीनियर लोग ही हैं यहाँ, बच्चे तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो हम बुड्ढों को सुनने नहीं आ रहे। ले लेती हूँ, अच्छी बात है आपने बताई, लेकिन मधुर मैं आपसे जानना चाहूंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे लोगों को एक ऐसी जगह दी है जहां से उनको अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। अगर एक आम आदमी को मिलना हो तो मधुर भंडारकर से मुलाकात करना तो पूरी जिंदगी या हो सकता है बहुत वक्त लग जाए उसे, अगर कोई समाज के सबसे पीछे तबके का कोई व्यक्ति है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आपके मोबाइल में कुछ वीडियो ऐसा आता है, आपको दिखाया जाता है, आपको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, तो इससे अपॉर्चुनिटी भी तो मिल रही है उन युवाओं को जो संघर्ष कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमेशा ये कहा गया है कि जब भी मुझे याद है कि जब रेडियो था उसके बाद टीवी आया तो लोग बोले कि रेडियो कोई सुनेगा नहीं। बाद में जब वीडियो कैसेट्स आया तो लोगों ने बोला कि अभी कोई थिएटर में जाएगा नहीं। तो इस तरह का जो परिवर्तन आया है, लेकिन टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। एक ज़माने में हम लोग को 15 पैसे का पोस्ट कार्ड हुआ करता था, बाद में इंग्लैंड लेटर आया, बाद में एनवलप आया, अलग अलग तरह के यंत्र आए, और आज हम लोग मोबाइल पे ही इनवाइट भेज देते हैं, मोबाइल पे ही कनेक्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो डिजिटल से लोगों को फ़ायदा हुआ है, चाहे वो हम टेलीविज़न की बात करें, चाहे वेब सीरीज़ की बात करें, चाहे हम किसी प्रकार का जो एक डिजिटलाइजेशन को हम बात करें,
वो बहुत ही लोगों को फायदा हुआ है। जैसे आपने कहा कि कोई भी अपना वीडियो भेज सकता है या ट्वीट करता है या फेसबुक पे डालता है कि सर मैंने ये अपने 2 मिनट का परफॉर्मेंस देखिए, 1 मिनट का परफॉर्मेंस देखिए, तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई अच्छा कनेक्ट है, इसने कुछ परफॉर्म किया, हमको लगता है अच्छा है। तो देखिए वो डबल एज सोर्ड है, हमेशा रहेगा, उसका अच्छा भी रहेगा, उसका बुरा भी रहेगा, उसको मिसयूज भी किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते आप। और ये जो है, और ये जिसकी जो गति है ये आगे बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगा, और टेक्नोलॉजी और आएगी, बहुत अपडेटेड वर्जन आएंगे हर चीज के, और आपको इसका स्वागत करना पड़ेगा। और अब मैं आ जाती हूँ जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है, एक तो नोटबंदी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है देश भर के सिनेमाघरों में जनगण मन अब सिनेमा दिखाने के पहले उसके सम्मान में सभी को खड़ा होना होगा। मधुर भंडारकर इस फैसले को, इस आदेश को कैसे देखते हैं? देखिए मुझे याद है 70 के दशक में जब पिक्चर दिखाई जाती थी, उसके एंड में राष्ट्रगान दिखाया जाता था, और उस वक्त ऐसा होता कि लोगों ने कहा कि पिक्चर खत्म होती है, लोग उठ के चले जाते हैं तो कोई खड़ा रहता नहीं है, एकदम अफरा तफरी मच जाती है बाहर जाने की, तो वो बंद कर दिया था। मुझे यहाँ तक जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, उसके बाद टोटल बंद हुआ था। फिर उसके बाद 5 साल पहले ये मुंबई में ये शुरू हुआ कि भाई राष्ट्रगान जो है वो चलाना चाहिए पिक्चर के बिगिनिंग में। तो ये अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से हमें सबको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो राष्ट्रगान है वो थिएटर में चलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें लोगों को प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या, अगर महाराष्ट्र के लोग खड़े होते हैं और जनगण मन का स्वागत करते हैं, राष्ट्रगान का स्वागत करते हैं, तो पूरे देश में क्यों नहीं? तो मेरे ख्याल से इसका सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हमें इसको स्वागत करना चाहिए। मेरे पिताजी ने तीनों लड़ाइयाँ लड़ी, और जब वो 62 चाइनीज ऑपरेशंस में गए थे तो मैं 1 साल की थी, तो पता भी नहीं था वो वापस आएंगे या नहीं। 70s तक राष्ट्रगान क्यों ऑटोमेटिकली लोग खड़े हो जाते थे? क्योंकि उस समय 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके थे हम, और जो फौजी था वो सबसे बड़ा स्टार था देश का, और एक फौजी का यूनिफॉर्म देख के लोगों के अंदर एक अजीब किस्म का उल्लास उठ जाता था अपने आप ऑटोमेटिकली। मुझे याद है एज अ चाइल्ड कि व्हेन माय फादर यूज्ड टू वेयर द यूनिफॉर्म एंड वी वुड गो टू अ रेलवे स्टेशन, वी डिडंट हैव टू इवन स्टैंड इन लाइन टू गेट टिकट्स। वो स्टेशन मास्टर आके कहता था, फौजी साहब कहाँ जाना है आपको, यू नो। हालांकि उन दिनों उस तरह की टिकट की मारामारी भी नहीं थी, ट्रेन के टिकट आसानी से मिल जाते थे। सिनेमा हॉल में जाओ तो वहाँ पे फौजियों को एकदम तुरंत आराम से बिठा दिया जाता था, वो टिकट खरीदने ही नहीं देते थे। इस तरह की इज्जत थी। और राष्ट्रगान के लिए जब लोग खड़े होते थे 70s तक, तो वो अपने आप खड़े होते थे, और लोगों में ही से, लोगों के अंदर से ही वो शायद वो सिनेमा हॉल ओनर के दिल में से आदेश आया होगा कि मेरे सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजना चाहिए। वो किसी सरकार का उस समय भी कोई इनिशिएटिव नहीं था राष्ट्रगान का बजना, यू नो। आई पर्सनली थिंक कि ये जबरदस्ती राष्ट्रगान का होना, आई थिंक इट इज क्वेश्चनिंग समथिंग वेरी डीप इनसाइड। इनफैक्ट वेरी ऑफन जो राष्ट्रगान जिस तरह से वो विजुअली दिखा रहे हैं, या तो आप बजाओ और हम सब खड़े होके गाएं, मैं तो गाती हूँ आज भी सिनेमा हॉल में अगर खड़ी होती हूँ, उसमें आपके माने अच्छे से बहुत सारे वर्जन्स उन्होंने बनाए ताकि सब लोग कोई उनसे जुड़ सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो वर्जन्स बनाने का है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेलिंग अ प्रोडक्ट। Our national anthem is not a product to be packaged and sold to the youth because they don't understand it. If they don't understand the Rashtragan, they don't feel for it, I don't think we should sell it to them, package it, you know, कि ये musicians भी गा रहे हैं और फिर वो बजा रहे हैं, और जब लास्ट में जय हो होता है तो धड़ाक से ऐसे। मुझे याद है जब राष्ट्रगान गा जाता था तो हम एकदम स्टैंडर्ड अटेंशन होते थे। तो यहाँ आप स्टैंडर्ड अटेंशन हो रहे हैं, वहाँ पे लोग आ करके राष्ट्रगान गा रहे हैं। फॉर मी इट फील्स वेरी ऑड। और मुझे ये भी याद है, सॉरी लेट मी फिनिश दिस, एक फिल्म बनी थी 70s में 60s में जो बहुत फनी थी, वो हिंदी फिल्म थी। उसकी स्टोरी ये थी कि जो हीरो है वो वैम्प का
इतना गुस्सा है उस वैम्प से कि वो उसका गला दबा रहा है और वो वैम्प अभी मर जाएगी, यानी हीरो के हाथों कत्ल हो जाएगा। और उसी समय रेडियो पर जन गण मन शुरू हो जाता है, तो वो हीरो वैम्प की गर्दन छोड़ के अटेंशन हो जाता है, तो वैम्प को भागने का मौका मिलता है। So they had even used it as a plot thing to save the hero from murdering someone, because when he hears Jana Gana Mana, he puts his hands and he becomes. इसको अलग-अलग तरीके से दिखाया गया You है। वक्त की understand? कमी है, एक छोटा सा जवाब मधुर से मैं चाहूंगी, चूंकि इस कार्यक्रम को यहीं पर हमें समाप्त करना होगा। मधुर, फर्श से अर्श तक का सफर आपने तय किया है और आपकी एक फिल्म आ रही है इंदु सरकार, कंट्रोवर्शियल है, अभी से उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। चलते चलते एक छोटा सा जवाब, हमेशा विवादास्पद फिल्मों को बनाने में आप ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई विवाद शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से इमरजेंसी एक हमारे देश का एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे ख्याल से फिल्म के माध्यम से उसको कभी दिखाया नहीं गया। चाहे किताब हो, चाहे उसको डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे आर्टिकल हो या ब्लॉग हो, अलग अलग तरीके से उसे लिखा गया है, लोगों ने उसे इंटरप्रेट किया है, फिल्म के माध्यम से दिखाया नहीं। तो मुझे लगा कि इस जो सब्जेक्ट है 1977 में जो 19 महीने की आपातकाल था, उसे दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो खास करके आज के युवा को, आज के जो लोग हैं जिनको इमरजेंसी के बारे में पता नहीं है। तो मैं तकरीबन 8 महीने से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे एक अच्छा सब्जेक्ट है जो फिक्शन है लेकिन ट्रू रियलिटी पे है। जितनी उसकी रियलिटी है, जितने उसका तथ्य है, कहीं लोगों से, इमरजेंसी से जो जुड़े हुए लोगों से मिला, उनसे रिसर्च करने के बाद ही मैं एक फिल्म बना रहा हूँ इंदु सरकार। मेरे ख्याल से अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है और जिस तरह मैंने कहा कि सीरियस एक इशू सब्जेक्ट है जो लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। और मैं खुद चाहता था कि इसको 1975 से 77 मेरे लिए एक अलग ब्रेक है, जो ग्लैमर की दुनिया में मैंने इतनी पिक्चरें बनाई हैं, एक अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना उस वर्ल्ड में अपने आप में मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली लोग उसे सराहेंगे, पसंद करेंगे जैसे अन्य फिल्म को करते हैं। इस बात की उम्मीद और हम कामना भी करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ एबीपी न्यूज के इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। थैंक यू।